हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं और ये सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है और बहुत ही मस्त और शानदार जिंदाबाद टॉपिक लेके आए हैं बच्चों अपन। बहुत मस्त टॉपिक है ये और इसकी कहानियां तो अपने आप में ही कुछ अलग है। देखो बच्चों, मेरे को ज़्यादा संभावना लगती है अभी क्वेश्चन इधर पे आते हैं, इधर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पर मेरे को लगता है कि इस बार इस जगह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो अभी जो चल रहा है पोर्शन चल रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन सा चल रहा है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो, जितने भी पॉलीमर होते हैं ना, वो उनकी होती है चेन। जैसे उसमें लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है या कोई भी चेन होती है। इतनी बड़ी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन को बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकते, है ना। उनका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, पॉलीमर अपने लिए एक पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। देखो, जैसे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन का अपन यूज करते हैं। जितने टाइम तक यूज करते हैं वो तो सही सही, उसके बाद में क्या करते हैं, उसका अपन यूज करना बंद कर देते हैं और उसको अपन फेंक देते हैं। उस पॉलीथीन में जो पॉलीइथीन मतलब इथेन होती है, इथीन होती है, वास्तव में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब उनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट को, अगर वो इन्वायरमेंट में लंबे टाइम तक रहे इस तो वो एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, कोई भी टाइप का पोल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। इससे नुकसान किसको होगा? कुल मिला के नुकसान जो अर्थ पे रहने वाले पॉपुलेशन को होने वाला है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई और एनिमल हो। कुल मिला के नुकसान तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही होने वाला है। तो होना क्या चाहिए कि साइंटिस्टों ने देखा कि लोगों ने पिछले साल मतलब पिछले कुछ सालों में ऐसी तरक्की करी है जिससे बहुत सारे ऐसे पॉलीमर बनाए हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो उनका रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की जरूरत पड़ेगी बच्चों। इसलिए अपन को यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बातें अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो क्यों अपन को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की जरूरत पड़ी, ये कहानी समझ में आनी चाहिए। देखो, लार्ज नंबर में अपन ने क्या करा है, ऐसे पॉलीमर बनाए हैं जो क्या करते हैं, क्वाइट रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं। किसके लिए? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस में, इन्वायरमेंट में होने वाली डिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए। तो ए लार्ज नंबर ऑफ ए पॉलीमर आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है। अगर इन्वायरमेंट में लंबे टाइम तक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पड़े रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट है, मटेरियल इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल। पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल, देखो जब तुम इकोलॉजी पढ़ोगे वहां पर भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल को निपटाना है ना, उसको भी अपन को इसको भी डिस्पोजल करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा वहां पर दिक्कतें आने वाली है। तुम वहां पर तो बहुत टाइप के सॉलिड वेस्ट पड़ने वाले हो। ठीक है ना। तो ये कहानी होगी। अब देखो, ये सॉलिड वेस्ट होंगे वास्तव में एक्यूट रूप से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना। अब यहां पर चीज समझ में आनी चाहिए, अगर ये लंबे टाइम तक पड़े रहे, दी सॉलिड वेस्ट कोज एक्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिमेन अनडिग्रेडेड फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम। अगर लंबे टाइम तक ये अनडिग्रेडेड प्रोसेस में रहे, मतलब इसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ, तो ये बहुत ही तरह से इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये देखा गया कि ये देखते हुए क्या हुआ, जर्नल अवेयरनेस एंड कंसर्न के वजह से प्रॉब्लम। देखो, इन व्यू ऑफ द जर्नल अवेयरनेस एंड कंसर्न ऑफ फॉर द प्रॉब्लम क्रिएट बाय द पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट, है ना। ये देखा गया कि देखो, जो पॉलीमर होते हैं, जो बायो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, है ना, उनकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, जनरल अवेयरनेस एंड कंसर्न, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, नए बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर डिजाइन करने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। तो सर्टेन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर हैव बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड। मतलब क्या करे गए, बाद में नए बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर अपन को बनाने पड़े बच्चों। ठीक है ना। दीज पॉलीमर कंटेन फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर में जो मिलने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप जैसे ही होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है ना। पर यहाँ पर जो एलिफेटिक पॉलीमर आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। तुम्हें पता है ना एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पर एलिफेटिक कंपाउंड को तोड़ना ज़्यादा आसान है। तो ज़्यादा आसान है तो वो बैक्टीरिया के लिए भी एलिफेटिक कंपाउंड होंगे, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर एरोमेटिक के लिए तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। तो एलिफेटिक पॉलीमर्स एक क्लास है इसके अंदर, बायोडिग्रेडेबल के अंदर। तुम्हारे ये बहुत छोटा सा पोर्शन दे रखा है, इतना बड़ा दे नहीं रखा। अगर तुम बीएससी करोगे ना केमिस्ट्री के अंदर, तब वहाँ पर बहुत कुछ दे रखा है इसके लिए, है ना। तो उतना तुम्हें करना नहीं है, बीएससी क्यों करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो एलिफेटिक पॉलीमर्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। पहले बात करते हैं पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है ना। और दूसरा होता है इसके साथ ही क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इसे बोला जाता है PHBV। पी मतलब पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और वेलरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट, समझा ये बात क्या। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी था, तो PHBV इज यूज फॉर स्पेशली पैकेजिंग के लिए, ऑर्थोपेडिक्स डिवाइस के लिए, एंड कंट्रोल रिलीजिंग ऑफ द ड्रग्स। देखो किस किस के लिए ये यूज करा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीवी, है ना। तो तुम्हें पता है ना, जब बीवी आएगी तो पैकेजिंग करवाएगी, घर से में लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद में पैकेजिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हो। PH, देखो ऐसा PH मतलब PhD करी हुई बीवी लेके आएंगे, तो पैकेजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। पैकेजिंग के नखरे करेगी, जो ज़्यादा नखरे उठाने पड़ेंगे उसके। ज़्यादा नखरे अगर तुम उठा नहीं पाओगे, लड़कों के केस में बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नखरे नहीं उठाओगे तो तुम्हें पैकेजिंग करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो याद रखना PHBV एक पैकेजिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा ऑर्थोपेडिक डिवाइस होते हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं डॉक्टर्स, उनकी डिवाइस के लिए भी PHBV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स के कंट्रोल मतलब होता है ना, एक होता है एक साथ पूरी ड्रग को रिलीज कर दें, एक होता है कंट्रोल मतलब थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन में इसको रिलीज करें। तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, तीन चीज़ें होगी ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, कंट्रोल ड्रग रिलीज एंड पैकेजिंग के लिए, है ना। देखो इसमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो एट कब आएगा, सुन लो अच्छे से। ब्यूटाइरिक एसिड जानते हो, मैथ एथ प्रो ब्यूट, इसे बोला जाता है ब्यूटाइरिक एसिड। मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के एसिड को क्या बोला जाता है, ब्यूटाइरिक एसिड। और 5 कार्बन के एसिड को बोला जाता है वेलरेट। क्या बोला जाता है, वेलरेट। तो 1 2 3 4 5 को बोला जाता है वेलरेट, है ना, कॉमन नेम ही है। तो 1 2 3 4 इसे बोला जाता है ब्यूटाइरेट। और ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, तो इसे बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। ये देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का यूज करेंगे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो इसे मोनोमर यूनिट क्या रहेगी, PHBB में। तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। दूसरा क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेनोइक एसिड। क्या बोल देते हैं, पेंटेनोइक एसिड। और अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इनके दोनों से आपस में मिक्सचर से देखो, यहाँ से तो निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, ठीक है ना। और उसके बाद में आपस में जोड़ देंगे। तो देखना जरा, ये तो यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से तो निकलेगा H, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, H निकलेगा दूसरी चेन के साथ। तो यहाँ से H निकाल दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ऑक्सीजन बचेगा। तो ये रहा ऑक्सीजन वो, ठीक है। उसके बाद में इसके यहाँ पर कौन जुड़ा है, कार्बन। तो ये रहा कार्बन, है ना। उसके ऊपर एक CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है ना, ये CH3 रहा, ठीक है ना। और ये CH2 है, तो ये CH2 रहा, दिख पा रहा है। उसके बाद में कौन है, CO है, कौन है, CO है, तो ये रहा CO, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये OH किसका है, ये ऑक्सीजन का, आगे वाला ऑक्सीजन है ना, इसका ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। फिर इस कार्बन पे देखो बच्चों, इस कार्बन ये कार्बन रहा। फिर इस कार्बन पे CH2 जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। इसी कार्बन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पर CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर ये CH2 जुड़ा है। और यहाँ पर ये पूरी यूनिट बना लेंगे, पॉलीमर बना के देख लेना। ये होता है, इस नाम होता है PHBV, इसे बोला जाता है पॉली हाइड्रोक्सी,
है ना। बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, वेलरेट 5 नंबर कार्बन को कॉमन नेम भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर BHBV एक कोपोलीमर है जिसके अंदर मोनोमर यूनिट क्या रहेगी, एक रहेगी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और एक होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, और उस पर बीटा पे क्या होगा, OH। इसका नाम होगा PHBV, ठीक है। इसका यूज़ करा जाता है पैकेजिंग के लिए, ऑर्थोपेडिक डिवाइस के लिए और कंट्रोल रिलीजिंग ऑफ ड्रग के लिए। अब बात करते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6, और नायलॉन 2 नायलॉन 6 है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, और BHBV भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा तो इसमें क्या होता है, तुम्हें ये चीज़ जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। नायलॉन 2 में क्या होता है, ग्लाइसिन। पहला इसमें मोनोमर यूनिट क्या रहेगी, तो देखो एक होगा ग्लाइसिन है ना। ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, अमीनो एसिड। जब अपन पॉलीमर पढ़ रहे हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें ग्लाइसिन अमीनो एसिड आया था, वो एक मात्र ऐसा अमीनो एसिड था ऑप्टिकली इनएक्टिव था। जैसे कार्बन C डबल बॉन्ड OH है ना, उसी पे क्या जुड़ा NH2। बाकी R होता है और H होता है। अगर R की जगह मैं S लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। तो यहाँ पर कार्बन, उसके ऊपर क्या है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या है NH2, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। ये है वो है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। तो ये रहा ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ठीक है। और उसके अमीनो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, फिर दूसरा आ गया, दूसरा क्या है, एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्या होता है, एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो देखो एमिनो मतलब ये रहा, एमिनो मतलब NH2 ग्रुप, और कैप्रोइक एसिड मतलब है, कैप्रोइक वर्ड होता है 6 कार्बन के लिए, किसमें, है ना, 6 कार्बन के लिए। तो 1 और 5 और 1 6 कार्बन के लिए बोलेंगे कैप्रोइक एसिड। तो एमिनो कैप्रोइक एसिड है ना, और ग्लाइसिन, ये दोनों के एक दूसरे से मिक्सचर की वजह से एमाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एमाइड। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एमाइड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के, और बीच में बन गया ये पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। और वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जो ये बना है, देखो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इसे बोला जाता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, है ना। तो यहाँ पर नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये 2 चीज़ आ गई। तो इट इज़ ए अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड कोपोलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, एंड आर बायोडिग्रेडेबल। दिस इज ए बायोडिग्रेडेबल मोलिक्यूल। नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसका नाम होता है। तो याद रखना, नायलॉन 6 अलग होता है, नायलॉन 6 अलग होता है, नायलॉन 2 अलग होता है। और नायलॉन 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि वो बायोडिग्रेडेबल होता है बच्चों। क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इसके बाद में लास्ट वीडियो आएगी, है ना। तो ये लास्ट वीडियो नहीं है बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद में एक NCERT में चार्ट दे रखा है, वो अपन पढ़ेंगे, और उसी के साथ ये लास्ट वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।